मेरा नाम मैरी क्यूरी है। क्या आप जानते हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम पेरी क्यूरी था? मेरे हस्बैंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के प्रोफेसर थे जहां मैं पढ़ती थी। पेरी की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद मैंने ब्रसल्स में एक सॉल्वे कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसका मकसद दुनिया में फिजिक्स के वर्ल्ड लीडर्स को एक जगह इकट्ठा करना था और उनमें सिर्फ मैं वाहिद खातून थी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 7 की साइंस के यूनिट नंबर 4 एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप यानी माहौल और ग़िज़ाई ताल्लुकात के बारे में पढ़ते हैं। जानदार हमारे हर तरफ यानी हवा, मिट्टी और पानी में मौजूद हैं। जी बच्चों, क्या आपको मालूम है इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम किसी माहौल में जानदारों और बेजान अशिया के बाहमी तामुल से वजूद में आने वाला निज़ाम इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम किसी सहरा की तरह बहुत बड़ा या गली सड़ी लकड़ी के टुकड़े की तरह बहुत छोटा हो सकता है। सहरा, साहली इलाके, दरिया, पहाड़, समंदर, घास के मैदान और मरतूब जंगलात भी चंद एक इकोसिस्टम्स हैं। इकोसिस्टम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नंबर 1, जानदार या बायोटिक हिस्से। नंबर 2, बेजान या एबायोटिक हिस्से। तमाम पौधे, जानवर, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने माहौल का जानदार या बायोटिक हिस्सा बनाते हैं। एक ही किस्म के जानदार जो किसी खास इलाके में आबाद हों और नस्ल कशी करें, पॉपुलेशन कहलाते हैं। किसी इलाके में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदारों की तमाम पॉपुलेशंस वहाँ की कम्युनिटी बनाती है। हवा, पानी, मट्टी, धूप और टेम्परेचर किसी इकोसिस्टम का बेजान या एबायोटिक हिस्सा बनाते हैं। आइए बच्चों, इकोसिस्टम के मुतालिक एक वीडियो देखते हैं। एक इकोसिस्टम जिंदा जानदारों की कम्युनिटी है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इकोसिस्टम्स ऊपर मौजूद पत्तों से बनते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं और सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स वो एनर्जी पैदा करते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसी वजह से उन्हें अक्सर औकात इकोसिस्टम के साथ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल्स तमाम जिंदा जानदारों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक इकोसिस्टम में तमाम दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स तस्वर किया जाता है। बहुत से मॉलिक्यूल्स एनर्जी के साथ काम करते हैं। एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स उन्हें एक इंडिविजुअल से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। इनमें से सबसे आम ट्रांसफर ये है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे मॉलिक्यूल और एनर्जी को कंज्यूम करता है जो कंज्यूम्ड ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है, या तो हीट खारिज करता है या बाहर निकाल दिया जाता है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड या खारिजशुदा नाइट्रोजनियस वेस्ट। और बाकी मादा मॉलिक्यूल्स को कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स के बायोमास में इंटीग्रेट किया जाता है। साइकिल्स को बाज़ औक़ात डेथ और डिके से मुकम्मल किया जाता है जो तमाम जानदारों के लिए अहम है, जैसा कि वो बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूसर्स और फिर माहौल में वापस भेज देते हैं। इकोसिस्टम जबरदस्त डायनामिक्स हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ती और कम होती है तो माहौलियाती सूरत हाल हमेशा तब्दील होती है। कुछ इकोसिस्टम्स इनमें बहुत स्टेबल हो सकते हैं, वो इस लंबे अरसे के दौरान बहुत कम तब्दील हो सकते हैं। जनरली बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बाज़ औक़ात कुछ जगहों पर ये इकोसिस्टम्स तब्दील होंगे। वो नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसा कि एक अर्थक्वेक या वोल्केनिक एरप्शन, हत्ता कि बहुत बड़े स्केल पर लगी हुई आग। परेशान मत हो, इकोसिस्टम वक्त के साथ रिकवर हो जाता है। कोरल रीफ्स डाइवर्स इकोसिस्टम की एक बेहतरीन मिसाल है जो कि 5000 सालों से मौजूद है। कोरल दरअसल छोटे छोटे एल्जी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं जो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं। वेल शार्क्स, पिस्टल श्रिम्प से सी कुकम्बर फाइटोप्लैंक्टन तक ये इकोसिस्टम्स बहुत से ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलता है और इंटरैक्ट करता है। यहाँ छोटे क्लाउन फिशेस के डीएनए में बेसिस मौजूद हैं। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम को समझते हैं। इकोसिस्टम के हिस्से, पार्ट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। जानदार या बायोटिक हिस्से, बेजान या एबायोटिक हिस्से। तमाम पौधे, जानवर, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने माहौल का जानदार या बायोटिक हिस्सा बनाते हैं। एक ही किस्म के जानदार जो किसी खास इलाके में आबाद हों, इसकी नस्ल कशी करें, पॉपुलेशन कहलाते हैं। किसी इलाके में पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदारों की तमाम पॉपुलेशंस वहाँ की कम्युनिटी बनाती हैं। हवा, पानी, मट्टी, धूप और टेम्परेचर किसी इकोसिस्टम का बेजान या एबायोटिक हिस्सा बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स
पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझेंगे। इकोलॉजी, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के आपस में इंटरेक्शन की स्टडी। इकोलॉजी शुरू होती है ऑर्गेनिज्म से, जो कि एक लिविंग थिंग होती है, और जो एग्जाम्पल हम देखने लगे हैं वो एक फॉक्स की एग्जाम्पल है। तो ऑर्गेनिज्म को हम एक सिंगल फॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिविंग चीज़ें होती हैं, तो क्या सूरज एक ऑर्गेनिज्म है? नहीं, सूरज एक लिविंग थिंग नहीं है, यानी ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो अब हम रिकैप करते हैं। ऑर्गेनिज्म एक लिविंग थिंग होता है, मगर अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म बनाना चाहता हूँ ऐसे कि वो एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अंदर फिट हो जाए, मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मुझे ऐड करनी पड़ेंगी ज़्यादा फॉक्सेस इस पिक्चर में, क्योंकि पॉपुलेशन होती है ग्रुप ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। तो पॉपुलेशन होगी कि अगर एक ग्रुप ऑफ फॉक्सेस इकट्ठे रह रहे हों, तो क्या एक सिंगल रैबिट एक पॉपुलेशन है? नहीं, क्योंकि एक सिंगल रैबिट जो है वो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ये पॉपुलेशन होती है अगर ये ग्रुप ऑफ रैबिट्स होता। टू रिकैप, अगर एक सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप की सूरत में इकट्ठे रह रहे हों तो उनको एक पॉपुलेशन कहेंगे। मगर अगर मुझे एक पॉपुलेशन को एक कम्युनिटी में चेंज करना हो तो हमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करने पड़ेंगे। एक कम्युनिटी में आपके पास फॉक्सेस की पॉपुलेशन मौजूद होती है, मगर इसके साथ और पॉपुलेशंस भी होती हैं जिनको फॉक्स मिलती है, जैसे कि रैबिट्स की पॉपुलेशन, जैसे कि स्नेक्स की पॉपुलेशन, यहाँ तक कि बर्ड्स की पॉपुलेशन भी। तो याद रहे कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होती हैं, और पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज़ भी हेल्प करता है एक कम्युनिटी को डिफ़ाइन करने में। कम्युनिटी में होती हैं बहुत सी पॉपुलेशंस, यानी कि एक कम्युनिटी में बहुत सी पॉपुलेशंस होती हैं एक एरिया की। मगर क्या एक फिश टैंक भी एग्जाम्पल है कम्युनिटी की? नो, क्योंकि फिश टैंक में होती हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। एक कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग थिंग्स होती हैं। रिकैप, एक कम्युनिटी में बहुत सी पॉपुलेशंस होती हैं जो कि इकट्ठे रह रही होती हैं, मगर अगर मुझे एक कम्युनिटी को इकोसिस्टम बनाना है, हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। इकोसिस्टम कंसिस्ट करता है हर चीज़ जो कि कम्युनिटी में होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स को भी, जैसे सनलाइट, क्लाउड्स, रॉक्स, माउंटेन्स और टेम्परेचर। यानी इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को मिलाकर बनता है। तो रिव्यू करते हैं। एक इकोसिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक एरिया में दोनों लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों को देखना पड़ता है। क्या पानी एक इकोसिस्टम है? नो, वाटर सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग है। एक इकोसिस्टम में कभी कभार ऑर्गेनिजम्स को फाइट करना पड़ता है, compete करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए, और इस इकोसिस्टम में फॉक्स वर्सेस स्नेक्स होता है जब वो compete करते हैं रैबिट्स के लिए। कंपटीशन की एक और एग्जांपल ये है कि जब एक बड़ा दरख्त एक छोटे प्लांट से compete करता है सनलाइट के लिए, और ये सब कुछ हो रहा है आपके इर्द गिर्द के इकोसिस्टम्स में। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है, आइए इस वीडियो में तफसील से देखते हैं। दोनों बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्रूशल होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, आप सोचें बायोलॉजी यानी लाइफ। एबायोटिक, ए मीनिंग विदाउट, यानी कि एसिमेट्रिक, जिसका मतलब होता है सिमेट्री के बगैर। तो एबायोटिक हुआ विदाउट लाइफ यानी नॉन लिविंग। बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग फैक्टर्स का मतलब ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। तो जैसे कि ये रैबिट और उसका रिलेशनशिप इस फॉक्स के साथ, या ये रैबिट और इसका रिलेशनशिप इस डैंडलाइन के साथ, ये सब बायोटिक फैक्टर्स हैं। और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स की मिसाल है टेम्परेचर, ऑक्सीजन सप्लाई, सनलाइट,
या वाटर की प्रेजेंस, सॉइल टाइप, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ये दोनों फैक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। आप ये नोटिस करें कि जब हम एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमें बात करनी पड़ती है इकोसिस्टम्स या हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की, क्योंकि इकोसिस्टम से नीचे वाली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स की बात करती हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करते हैं और ऑर्गेनिजम्स कंट्रीब्यूट और मॉडिफाई करते हैं एबायोटिक इन्वायरमेंट को। अब क्विकली समराइज़ करते हैं रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स, वाटर, सनलाइट और ऑक्सीजन के दरमियान, जो कि 3 बहुत अहम एबायोटिक फैक्टर्स हैं। वाटर की प्रेजेंस तमाम लिविंग थिंग्स के लिए इसेंशियल है। ये चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वाटर के साथ सबसे ज़्यादा टेम्परिंग ह्यूमंस करते हैं। मसलन ह्यूमंस रीडायरेक्ट करते हैं वाटर को, हीट करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं एट्सेट्रा, जिससे इकोसिस्टम सिग्निफिकेंटली चेंज होता है। मिसाल के तौर पर रिवर में डैम बनाने से वाटर फ्लो रिवर का ग्रेटली रिड्यूस होता है। इससे डैम से अपस्ट्रीम फ्लडिंग और डाउनस्ट्रीम ड्राई आउट होता है। इस तरह ऑर्गेनिजम्स जो कि यूज्ड टू नहीं है ज़्यादा वाटर के या डिहाइड्रेशन के, उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगी। कुछ ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं और ड्रास्टिकली इकोसिस्टम बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पानी की प्रेजेंस, अमाउंट और प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सनलाइट भी बहुत क्रूशल है और वो अल्टीमेट सोर्स होती है तमाम एनर्जी की। मगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सनलाइट की प्रेजेंस को चेंज कर सकते हैं। मसलन एक टॉल ट्री शेड देता है और एक कंप्लीट फॉरेस्ट एक कंप्लीट एरिया देता है शेड का, यानी एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट है फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट के बाहर। और प्लांट्स जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं या तो टॉल ग्रो करते हैं ताकि सनलाइट मिले, वरना नीचे शेड के अंदर रहने के लिए एडजस्ट करते हैं। लैंड की और पानी की ऑक्सीजन सप्लाईज, तो ये है टेरेस्ट्रियल और ये है एक्वाटिक यानी पानी में, ये भी बहुत क्रूशल होती हैं और चेंज भी की जा सकती हैं। प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन के बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स में से एक होती हैं। तो ख़ास तौर पे अंडर वाटर, तो अगर एक एरिया में ज़्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो उस एरिया में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्ज़ांपल अगर आपके पास फोटोसिंथेटिक सीवीड है पानी के अंदर, लेक की ये वाली साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी कंपेयर टू द साइड जहाँ पे ये नहीं है। पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्सेस टू ऑक्सीजन के अंदर। अगर आप पोल्यूटेड एयर को इनहेल करें तो ये आपके लिए डेंजरस और अनहेल्दी होता है। जिन ह्यूमन पॉपुलेशंस में फैक्ट्रीज पाई जाती हैं वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिजीज़ और एज़मा ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। एक्वेटिक पोल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लोअर होती है और इससे सर्टन ऑर्गेनिजम्स फेवर होते हैं। हम सेव करेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल्स को जो कि एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के लिए, लेकिन वो भी बहुत क्रूशल होते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं। हैबिटेट क्या है और उसकी कितनी इकसाम हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। हैबिटेट वो जगह जहाँ कोई जानवर या पौधा रहता और नस्ल कशी करता हो, उसका हैबिटेट कहलाता है। हैबिटेट जानदार को उसकी ज़रूरत की अशिया जैसा कि खुराक, पानी और तहफ़्फ़ुज़ वगैरह फराहम करता है। हर हैबिटेट में जानदारों की कई पॉपुलेशंस आबाद होती हैं। हैबिटेट के इकसाम, काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स। जानदार मुख्तलिफ इकसाम के हैबिटेट्स में रहते हैं। जानदारों में अपने हैबिटेट में रहने के लिए मखसूस खूबियाँ होती हैं। घास के मैदान का हैबिटेट, द ग्रासलैंड हैबिटेट। घास का मैदान घास वाला तेज़ हवाओं वाला खुश्क इलाका होता है। इन इलाकों में औस दर्जे की बारिश होती है। यहाँ पाए जाने वाली मट्टी बहुत ज़रखेज़ होती है। घास के मैदान में घास प्रोड्यूसर्स हैं। ज़्यादातर चरने वाले जानवर जैसे कि भेड़ें, बकरियां, भैंसें और हिरन वगैरह घास के मैदान में पाए जाने वाले जानवरों की चंद मिसालें हैं। चंद गोश्तखोर जानवर जैसे कि चीते, लुमड़ियाँ, भेड़िए और उकाब वगैरह भी इसी हैबिटेट में पाए जाते हैं। तालाब का हैबिटेट, द पॉन्ड हैबिटेट। तालाब जानदारों से भरपूर एक हैबिटेट होता है। एल्गे, काई, आबी नरगिस वगैरह पौधे पानी में पाए जाते हैं। मछलियों, आबी खटमल, पॉन्ड स्केटर्स, भेड़िया या मकड़ा, वोल स्पाइडर्स, घोंगे, स्नेल्स और माइक्रोस्कोपिक जानदार भी तालाब में पाए जाते हैं। सहराई हैबिटेट, द डेजर्ट हैबिटेट। सहरा खुश्कतरीन ज़मीनी इलाके हैं। यहाँ बारिशें कम होती हैं। रेतली मिट्टी की वजह से बारिश का पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है। कुछ पौधे और जानवर खुद को पानी की किल्लत के मुताबिक ढाल लेते हैं। थोहर,
कैक्टाई, यूफोर्बिया, छिपकलियाँ, लिजर्ड्स, सांप, सहराई चूहे, कैंगरू रेयर्स, ऊंट वगैरह सहराई हैबिटेट में पाए जाते हैं। मरतूब जंगलात का हैबिटेट, द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। मरतूब जंगलात हमेशा नमदार होते हैं, इनमें सारा साल बारिशें होती हैं। पौधों की एक बड़ी तादाद जैसा कि जड़ी बूटियाँ, झाड़ी नुमा पौधे और दरख्त यहाँ पाए जाते हैं। तितलियों, सांपों, छिपकलियों, तोतों, हमिंग परिंदे यानी ह्यूमिंग बर्ड्स, बिल्लियाँ और चीते वगैरह भी इसी हैबिटेट में पाए जाते हैं। आइए अब हैबिटेट से मुतालिक एक और वीडियो देखते हैं। हैबिटेट्स हमारी ज़मीन मुख्तलिफ जानदारों का घर है। बर्फानी रीछ और पेंगुइन्स सर्द-तरीन मौसम में जिंदा रहते हैं, जबकि मंकीज, टूकैंस और ट्रॉपिकल प्लांट्स गर्म और खुश्क जगहों पर जिंदा रहते हैं। पौधों और जानवरों को अपनी बका के लिए शेल्टर और पानी और खुराक की ज़रूरत होती है। हैबिटेट वो जगह है जो इन जानदारों को वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जो इनके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे हैबिटेट होते हैं। ज़मीन हशरात और फंजाई को रहने की जगह फराहम करती है। फंजाई डीकम्पोजर्स को पोसीदा करके उनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करके वापस मिट्टी में भेज देती है। एम्फिबियंस हशरात को खाते हैं और गीली मिट्टी और पत्तों के दरमियान रहने की जगह बनाते हैं। और इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के शेल्टर मुख्तलिफ जानदारों का हैबिटेट हैं। दरख्तों के ऊपर मंकीज और टूकेन्स खुराक हासिल करते हैं और पत्तों को शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 50% पौधों और जानवरों को ज़मीन पर घर फराहम करते हैं, लेकिन तमाम जानदार खुराक और पानी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से हासिल नहीं करते। बर्फानी रीछ और पेंगुइन्स सर्द इलाकों में बर्फीले पानी में अपने घर बनाते हैं और बर्फीले माहौल में अपना शेल्टर बनाते हैं। लिहाजा जानदार दुनिया में कहीं भी रहें, उनका हैबिटेट उन्हें खुराक और पानी और महफूज जगह ज़रूर फ्राहम करेगा। ये हैबिटेट इन जानदारों को ये चीज़ें फ्राहम करके इन्हें नस्ल बढ़ाने और अपने बच्चों के साथ ये हैबिटेट शेयर करके इन्हें ज़्यादा देर तक जिंदा रहने में मदद करता है। बायोम पौधों और जानवरों की एक जमात है जिसमें वो मौजूद माहौल के लिए मुश्तलिफ खसूसियात हैं। आइए इस वीडियो में हम तफसील से एक के बाद एक मुख्तलिफ बायोम को पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इक्वेटर के पास पाए जाते हैं और अर्थ के लैंड सरफेस का 4% हैं। इधर बहुत सारी रेनफॉल और स्टेबल वार्म टेम्परेचर पाया जाता है, यानी इसका क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है ऑल ईयर राउंड। आप ये कह सकते हैं कि रेन फॉरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बायोम्स में से एक है। क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं इसलिए कार्बन फिक्सेशन के 20% को कंट्रीब्यूट करते हैं। आजकल की मेडिसिन्स के बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट से आते हैं जो कि रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। रेन फॉरेस्ट्स में अनबीटेबल प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी पाई जाती है और कोई बायोम इसको बीट नहीं करता। आपको मिलेंगे इंसेक्ट्स, मंकीज, बर्ड्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ये रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्जॉटिक ट्रीज़ फर्नीचर बनाने वाली कंपनीज़ को बहुत पसंद हैं और इसीलिए रेन फॉरेस्ट में बहुत सारी डिफॉरेस्टेशन हुई है पिछले कुछ डेकेड्स में और फर्नीचर कंपनी से बहुत सारे ट्रीज़ काटे हैं ताकि उसकी वुड यूज़ कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं रेन फॉरेस्ट्स की कंट्रीब्यूशन इकोसिस्टम में बहुत अहमियत रखती है और हमारे लिए भी ये इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्रोवाइड करता है और इसकी डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत नुकसानदेह है। टू समराइज, रेन फॉरेस्ट्स इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, बहुत सारी रेनफॉल होती है और स्टेबल टेम्परेचर रहता है इनमें, और इनमें तमाम बायोम्स से ज़्यादा एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ डाइवर्सिटी पाई जाती है। ग्रासलैंड्स, जिनको हम सवाना के नाम से जानते हैं, यहाँ पर लो और अनइवन रेनफॉल पैटर्न्स पाए जाते हैं। कम रेनफॉल और पीरियोडिक ड्राउट्स की वजह से बहुत कम दरख्त और लो ग्रोइंग प्लांट्स पाए जाते हैं इधर, इसीलिए इनका नाम ग्रासलैंड्स पड़ा। दोनों ट्रॉपिकल और टेम्परेट सवानास पाए जाते हैं जो कि कवर करते हैं, लार्ज एरिया कवर करते हैं और बहुत से हर्बीवोर्स को सपोर्ट करते हैं। ट्रॉपिकल सवाना से आपको अफ्रीका याद आना चाहिए, तो आपके पास एलिफेंट्स हैं, ज़ीब्रास, जिराफ्स, लायंस, एंटलोप्स।
और जब आप टेम्परेट सवाना सुने तो आपके जहन में नॉर्थ अमेरिका आना चाहिए, और नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज। तो आपके पास वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन्स और एंटलोप्स हैं, और इंसेक्ट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोनों तरह के ग्रासलैंड्स में। तो समरी में ग्रासलैंड्स में लो एनुअल और अनइवन रेनफॉल होती है, और ये बहुत ज़्यादा एरियाज को कवर करते हैं। सहरा एक मशहूर कुन और एक्सट्रीम जगह है। गर्मियों में कोई बारिश नहीं होती और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो कि पूरे सीजन में कुछ दिन बरकरार रहता है। सहरा खुश्क होता है और यहाँ पर ज्यादा जिंदा जानदार मौजूद नहीं होते। ये जमीन पर सबसे गर्म जगह है। सहरा प्लांट्स या जानवरों के लिए सबसे बड़े खुश्क इलाके हैं, क्योंकि सहरा बहुत एक्सट्रीम होते हैं। पौधों और जानवरों को सहरा अडेप्ट करने की जरूरत होती है। जानवर छोटे होते हैं और इनमें मखसूस सलाहियतें होती हैं। सिर्फ कुछ जानवर इस सख्त माहौल में गुजारा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऊंट के पांव तेज होते हैं, लिहाजा ये गर्म रेत पर चल सकते हैं। साथ ही इसके घुटनों पर लेदरी पैचेस होते हैं, जो कि इसके घुटनों को ठंडा रखते हैं जब ये गर्म फर्श पर चलते हैं। ऊंट में फैट जखीरा करने के लिए हम्प मौजूद होता है जब खुराक कम हो, और ये बॉडी में आने वाली हीट को कम कर देते हैं। ऊंट की फर रात में इसे गर्म और दिन में ठंडा रखती है। ऊंट के आईलैशेस की 2 लेयर्स होती हैं, जो उसे रेत और सूरज से बचाती हैं। ऊंट रेत को अंदर जाने से बचाने के लिए नॉस्ट्रल्स को बंद भी कर सकता है। इसके रेड ब्लड सेल्स ओवल होते हैं, इसीलिए ऊंट हाइड्रेटेड रहते हैं। लेकिन गर्मियों में ऊंट को एनर्जी हासिल करने की जरूरत होती है। ये प्रोड्यूसर्स हैं। ये दरख्त शार्प थ्रॉन्स रखते हैं, जो कि ऊंट खाते हैं। जमीन में पानी जज्ब करने के लिए इसकी गहरी जड़ें होती हैं। ये उसकी मिसालें हैं कि माहौलियाती कंडीशंस किस तरह असरअंदाज होती हैं। मजीद इसके कि लीव्स सूरज की रोशनी से खुराक लेते हैं। आप यहाँ डेजर्ट स्क्वैश देख सकते हैं। इसकी खुराक छोटे रोडेंट्स खाते हैं, जैसा कि चीज वगैरह, और इसकी फर दिन के दौरान इसके पांव को नीचे से ठंडा रख सकती है और रात को एक्टिव रखते हैं, क्योंकि दिन के दौरान वो हाइड हो जाते हैं। ये ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते। ये बड़ी कैट कैराकल है। ये परिंदे रोडेंट्स हैं, लेकिन ये कैराकल की लंबी टांगें और टेल होती है, इसीलिए वो बहुत तेज दौड़ती है। कैपर्स को कैराकल शिकार करते हैं। कैराकल के पैडेड फीट होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसकी टांगें लंबी होती हैं, ये अपने शिकार पर जंप कर सकते हैं, और लो बी ईटर्स अपना शिकार खाते हैं, और दूसरे इंसेक्ट्स छोटे होल्स में छुप जाते हैं, जो कि जमीन में इसे ठंडा रखते हैं। लो बी ईटर्स क्रिम्सन स्पेकल्ड फुटमैन खाते हैं, जिनके पर और पांव कैमोफ्लाज की तरह के होते हैं। हेलोट्रॉफिन्स की तरह कैमल्स भी इन्हें खाते हैं और पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इनका बहुत बड़ा बैली होता है। जब ये कहा जाए कि ये समर में ज्यादा गर्म नहीं होते और सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं,
लिहाजा ये सहराई जानवर इस तरह के माहौल में रहते हैं जो कि पानी और एनर्जी को कंजर्व करते हैं। लिहाजा वो सहरा की हीट और खुश्की में सरवाइव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।